जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं कला एवं संस्कृति, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसमें दोस्तों हम 40 प्रश्नों को पहले ही देख चुके हैं और हर प्रश्न को व्याख्या सहित हमने देखा है, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से उसे देखा होगा और नोट भी किया होगा। तो दोस्तों, हम हर प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या भी को देखते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि आईएएस की, जिसमें ये 6 प्रैक्टिस सीरीज की 6 बुक आती हैं। उनको हम एक एक करके हर बुक की हर एक क्लास करते हुए चल रहे हैं। इस चैनल पे आप सभी को सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, विमान, अर्धमंडप, महामंडप और नदी मंडप राजराज प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। याद रखना, इसमें 2 पॉइंट है। एक है विमान, अर्धमंडप, महामंडप और नंदी मंडप। ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ये राजराज प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये 2 पॉइंट हो गए, याद रखना। ये 2 पॉइंट याद रखना, या छोटे से फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के तौर पर इन्हें नोट कर लेना, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। दूसरा है, वास्तुकला की बेसर शैली चोल राजाओं द्वारा विकसित की गई। तो दोस्तों, याद रखना, जो बेसर शैली है वो चोल राजाओं द्वारा नहीं, वो चालुक्य राजाओं द्वारा चालुक्य द्वारा विकसित की गई है। तो इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। याद रखना, चालुक्य राजाओं द्वारा विकसित की गई है बेसर शैली। तो दोस्तों, एक पहला कथन जो हमारा ठीक है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। याद रखना, राजराज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है? विमान, अर्धमंडप, महामंडप, नंदी मंडप। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा शॉर्ट नोट में। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि इसका विश्लेषण देख लेते हैं, जो प्रश्न और भी अच्छे से हमारे समझ में आ जाए। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि चोल राजाओं ने कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली अपनाई। चोल मंदिर की प्रमुख विशेषता विमान है। याद रखना, ये चोल मंदिर है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विमान। लेकिन चोल राजाओं ने, हमने प्रश्न में देखा, चोल राजाओं ने कौन सी द्रविड़ शैली अपनाई है, ना कि बेसर शैली। याद रहेगा, चोल राजाओं की बात की जाए तब द्रविड़ शैली को ऑप्शन में लगाइएगा। अगर चालुक्य राजा की बात की जाए तो बेसर शैली। अच्छे पॉइंट को अगर आप अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है, राजराज प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजौर का विशाल मंदिर बृहदेश्वर दक्षिण भारतीय कला का उच्चतम प्रतीक है। इसमें विमान, अर्धमंडप, महामंडप और सामने की तरफ एक विशाल खेमा बना हुआ है, जिसे नंदी मंडप कहते हैं। याद रखना, ये सब किसकी विशेषता है? बृहदेश्वर मंदिर की विशेषता है, जो तंजौर में है और राजराज प्रथम ने बनवाया। हर पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलना, या फिर उसे नोट कर लेना, जिससे आपको आगे कभी देखने में कन्फ्यूजन ना हो और रिवीजन करते हुए अच्छे से नोट हो जाए, यानी कि याद भी हो जाए। अगला पॉइंट है, कला के महान संरक्षक चालुक्य वंश के शासकों ने वास्तुकला की बेसर शैली विकसित की थी। कौन सी? बेसर शैली। याद रखना, बेसर शैली चालुक्य राजाओं ने विकसित की थी। याद रहेगा ये पॉइंट। इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो गया था। उसमें चोल राजा दिया हुआ था, इसमें क्या है? बेसर शैली का चालुक्य राजाओं ने। अगला पॉइंट है, वास्तुकला की यह शैली होयसल राजवंश के काल में अपने चरम शिखर तक पहुंच गई। चालुक्य राजवंश के संरचनात्मक मंदिर ऐहोल, बादामी, पडनकल हैं। याद रहेगा, जो चालुक्य राजवंश के और मंदिर हैं, एक है ऐहोल, बादामी और पडकल मौजूद है। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न क्या हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है? जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? ये नागर शैली में निर्मित है। याद रहेगा, आप सभी को इसको पता होगा कि कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में विकसित है। अगले प्रश्न की इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले व्याख्या में दे रखा है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो और ओडिशा में भुवनेश्वर के मंदिर नागर शैली के प्रतिनिधि मंदिर हैं। इस शैली के मुख्य निर्माण केंद्र उत्तरी भारत और दक्कन में थे। गर्भगृह के ऊपर लंबी घुमावदार सर्पाकार छत का होना इसकी मुख्य रूपगत विशेषता थी। अगला है इसमें पॉइंट, खजुराहो स्थित पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली का सबसे समृद्ध और परिष्कृत प्रमाण है, अतः विकल्प बी सही है। याद रखना,
खजुराहो स्थित खजुराहो में एक पार्श्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, कनरिया महादेव मंदिर है। ये सब नागिर शैली के मंदिर हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों प्रश्न पढ़ते हुए हमेशा याद रखना, हमसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न में पूछा हुआ है सही नहीं, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी कथनों को, और हर कथन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही प्रश्न को गलत कर देती हैं। पहला है अजंता की अधिकांश, यहाँ पर अधिकांश लग गया, अधिकांश गुफाओं का विकास बौद्ध धर्म के हीनयान चरण के दौरान हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए अजंता की अधिकांश गुफाएं किस में बनी हुई हैं। तो याद रखना अजंता की 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 29। उनमें से 5 गुफाओं का निर्माण हीनयान चरण में हुआ है, हीनयान चरण में। और जो 24 गुफाएं हैं, 24 गुफाएं, उसका निर्माण महायान चरण में हुआ है। महायान चरण में 24 गुफाओं का निर्माण हुआ है, 5 गुफाओं का निर्माण हीनयान चरण में हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न में क्या दे रखा है? अधिकांश। अधिकांश तो महायान में हुआ है, क्योंकि 24 अधिक है, तो महायान में अधिकांश हुआ है, और हीनयान में छोटा यानी कि लघुतम हुआ है। अगर यहाँ पर कम होता कम तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ अधिकांश दे दिया, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर अजंता की गुफाओं में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, आपको ये तो प्रश्न याद होगा, मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा कि जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो अजंता की गुफाओं में नहीं, वो किसकी गुफाओं में है? वो एलोरा की गुफाओं में है। किसकी गुफाओं में? एलोरा की गुफाओं में, ना कि अजंता की। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न में हमसे नहीं कथन पूछे हुए, 2 तो हमारे गलत हो गए। तीसरे कथन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। अजंता की गुफाओं में प्रकोष्ठ का अभाव है। जो अजंता की गुफाओं है उसमें प्रकोष्ठ का अभाव है। तो दोस्तों ये वाला कथन है हमारा एकदम राइट है। याद रखना अजंता की गुफाओं में प्रकोष्ठ का अभाव है। तो दोस्तों 2 कथन हमारे गलत हो गए, तो आंसर यही हो जाएगा। 2 कथन, 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न की अच्छी तरीका से हमने प्रश्न को देख लिया, अब व्याख्या भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का विश्लेषण देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छा था। प्रश्न में व्याख्या में दे रखा है कि अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की श्रृंखला है। ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध विषय वस्तु के जीवन वृत्तांत और जातक कथाओं की विषय वस्तु पर बने हैं। 29 में से 5 गुफाएं हीनयान चरण में विकसित की गई थीं, जबकि शेष का विकास महायान चरण में हुआ था। अतः हमारा पहला कथन सही नहीं है। याद रखना, यानी कि कम, यानी कि 5 गुफाओं का हीनयान में और बची कुची हैं वो महायान में इनका विकसित किया गया। अगला पॉइंट है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है, इसलिए दूसरा कथन भी सही नहीं है। याद रखना कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में है। अगला पॉइंट है अजंता और एलोरा की गुफाओं में प्रमुखता अंतर पर्वतों का ढलान है। अजंता गुफाएं पर्वत की रूखी सतह की तरफ बनी हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं तिरछी सतह की तरफ बनी हैं। इसी कारण से एलोरा गुफाओं में आंगन है, जबकि अजंता गुफाओं में यह उपस्थित नहीं है। एलोरा में आंगन है लेकिन अजंता में इसका अभाव है, इसलिए हमारा तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य कला, कौन सी कला है? द्रविड़ शैली की विशेषताएं। द्रविड़ शैली की विशेषताएं पूछ ली गई हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा द्रविड़ शैली और उनकी विशेषताएं लिख लीजिएगा। उनकी विशेषता क्या क्या है? तो गोपुरम उसकी विशेषता है, जलकुंड उसकी विशेषता है, गोपुरम जलकुंड और शिखर उसकी विशेषता है। गोपुरम जलकुंड शिखर उसकी विशेषता है। तो ऑप्शन इस प्रकार कौन सा होगा? 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्रविड़ शैली की मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं गोपुरम, जलकुंड, शिखर और स्तूपिका हैं। स्तूपिका भी को नोट कर लीजिएगा। ये 4 विशेषताएं हैं द्रविड़ शैली की, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते हुए आपको याद आ जाएंगे जल्दी से। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है? यानी कि जो है इनमें से 3 कथन दे रखे हैं, उसमें से पूछा हुआ है मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित पूछा हुआ है। तो मंदिर स्थापत्य कला से पूछा हुआ है तो जगमोहन
पंचायतन और स्तूपिका, हम स्तूपिका तो अभी पढ़ चुके हैं, जो क्या है द्रविड़ शैली की विशेषता है। स्तूपिका हम पीछे प्रश्न में पढ़ चुके हैं। और जो पंचायतन है ये पंचायतन शैली है, जिसे भी हम देख चुके हैं। और जगमोहन ये भी क्या है मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है। तो तीनों मंदिर कला से स्थापित संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में रखा है कि उपयुक्त सभी मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित हैं। जगमोहन को ओडिशा के मंदिरों के सभा भवन के रूप में जाना जाता है। जगमोहन के सामने नट मंडप एवं भोग मंडप होते हैं। यदि एक मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर हों तो मंदिर वास्तुकला में इस प्रकार के मंदिरों को पंचायतन कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली के अंतर्गत ही आता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर के ऊपर स्तूपिका होती है। क्या होती है? स्तूपिका। द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उनके शिखर के ऊपर स्तूपिका होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं से संबंधित है, यानी कि अजंता की गुफाओं से संबंधित है। याद रखना पहला पॉइंट इसमें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित इन 29 गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया। तो दोस्तों एकदम राइट है। हम पीछे पढ़ चुके हैं जो 29 गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ है किसमें, जो अजंता की गुफाएं हैं। 29 में से 5 गुफाओं का निर्माण हीनयान चरण में, बची कुची यानी कि 24 गुफाओं का निर्माण महायान चरण में हुआ है। ये भी 2 पॉइंट हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं हैं। इनका निर्माण 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। ये भी पॉइंट एकदम राइट है। दोस्तों अगला कथन देख लेते हैं। इसका क्या है? दूसरा कथन है घोड़े की नाल के आकार की इन गुफाओं में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। किससे? ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। तो दोस्तों दोनों कथन राइट हो गए। इसमें से हमने सही कथन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कथन दोनों सही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित इन 29 गुफाओं में से केवल 7 गुफाओं के चित्र शेष हैं। इनमें गुफा 16, 17, 19 गुप्तकालीन है, मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के चित्र महायान शाखा से संबंधित है। गुफा नंबर 9 और 10 में सबसे पुरानी बकाटक काल के, जबकि गुफा नंबर 1 और 2 में पुलकेशियन द्वितीय के समय की है। 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है। और 17वीं गुफा यानी कि 17वीं गुफा है, 17वीं गुफा के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। यह अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाअभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। इन पॉइंटों को एक बार देख के अब अच्छे से इन्हें नोट कर लेना। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ओडिशा शैली बेसर शैली की एक उपशैली है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट है। दूसरा है ओडिशा शैली में मंडप को देवल कहा जाता है। तो दोस्तों पहला कथन देख लेते हैं। ये पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? जो ओडिशा शैली है वह नागर शैली की एक उपशैली है, ना कि बेसर शैली की। किसकी है? नागर। याद रहेगा, ओडिशा शैली नागर शैली की एक उपशैली है, ना कि बेसर शैली की। इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला है ओडिशा शैली में मंडप को रेखा देवल कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो ओडिशा शैली है उसमें मंडप को क्या कहते हैं? मंडप को जगमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जगमोहन। याद रहेगा, ओडिशा शैली में मंडप को जगमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जगमोहन। याद रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगमोहन, ना कि रेखा देवल कहते हैं। ओडिशा शैली के शिखर को क्या कहते हैं? तो शिखर को कहते हैं रेखा देवल। शिखर को रेखा देवल कहते हैं और मंडप को जगमोहन कहते हैं। तो दोस्तों आपस में ये दोनों कथन गलत है, एक दूसरे में राइट हो जाएंगे ऐसे करके। तो दोस्तों ये वाले कथन तीनों ही इसमें गलत हो गए और प्रश्न में पूछा हुआ है सही नहीं। तो तीनों गलत हो गए तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना, ओडिशा बेसर शैली
की एक उपशैली है। ओडिशा बेसर शैली की एक उपशैली नहीं है, ये नागर शैली की एक उपशैली है। इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना, यानी कि नोट कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं आगे। उपरोक्त तो सभी कथन गलत हैं, अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा शैली नागर शैली की एक उपशैली है। किसकी? नागर शैली की, ना कि बेसर शैली की, यानी कि बेसर शैली की नहीं है, नागर शैली की है। कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में विकसित इस शैली में मंडप को जगमोहन नाम से कहा जाता है। ओडिशा शैली में मंडप को जगमोहन नाम से जाना जाता है। जो हम प्रश्न में देख चुके हैं उसमें दे रखा था क्या? रेखा देओल, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और शिखर को किस नाम से जाना था? रेखा देओल से। शिखर को रेखा देओल कहा जाता है। वे लगभग एक क्षैतिज छत्र जैसे होते हैं जो शीर्ष पर एकदम से अंदर की तरफ मुड़े होते हुए हैं। मुख्य मंदिर वर्गाकार होता है। बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी तथा भीतरी दीवारों को बिना नक्काशी के रखा जाता है। इस शैली के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर के समान ही परकोटे से घिरे होते हैं। इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर आदि। ये इसके उदाहरण है। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये सब ओडिशा शैली के हैं या फिर नागर शैली के हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया है? तो दोस्तों हम पीछे प्रश्न में पढ़ चुके हैं। चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर या फिर तंजावुर। बृहदेश्वर का मंदिर जो तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जो चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया है। तंजावुर या तंजौर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो चोल सम्राट राजराज प्रथम के शासकों में निर्मित एक महानतम संरचना है। अगला प्रश्न हमारा, तंजावुर के श्री बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है उसके संबंध में पूछा हुआ है। पहला कथन है, इसे पेरिया कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको पेरिया कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महान जीवित चोल मंदिर का एक भाग है। यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में महान जीवित चोल मंदिर का एक भाग है। तो दोस्तों एकदम कठिन ये हमारा राइट है। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल राजाओं ने ही बनवाया है, तो ये दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों तीसरे कथन को देख लेते हैं। अगला कथन है, यह भारत में बेसर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है। किसका है? द्रविड़ शैली का। याद रहेगा, ये द्रविड़ शैली का है, द्रविड़ शैली का है, ना कि बेसर शैली का। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। हमसे आंसर में पूछा हुआ है सही कथन। तो दोस्तों 1 और 2 राइट है। याद रहेगा, यह भारत में द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा? बृहदेश्वर या तंजावुर मंदिर, जो चोल राजाओं ने बनवाया है। किसने बनवाया? चोल राजाओं ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा था, व्याख्या में भी देख लेते हैं। श्री बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर में अवस्थित है। इसे पेरिया कोविल या महान मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर तथा राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। कितने मंदिर है? महान मंदिर है, पेरिया कोविल, राजराजेश्वर मंदिर और राजराजेश्वरम। 3 नाम है इसके, इन्हें याद कर लेना। ये इन नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है जो चोल काल के दौरान निर्मित द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत है। उसमें दे रखा है क्या? बेसर शैली, लेकिन यह द्रविड़ शैली से संबंधित है। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण सम्राट राजराज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम है जो चोल वंश का है, राजराज प्रथम चोल वंश का है जिसने इसका निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भाग है जिसे महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसमें गंगेकोंड चोलपुरम और
ऐरावतेश्वर मंदिर भी शामिल है। कौन सा है? गंगेकोंडलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर इसमें शामिल है। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न को देखा और इसकी व्याख्या को भी देखा। तो दोस्तों आपने जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर का, उसके बारे में एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, जिसे आप कभी भी पढ़ें तो अच्छे से उसको याद हो जाए। तो आपका इस मंदिर से कभी भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में इस मंदिर से प्रश्न आता है तो आपका कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हम कई प्रश्न इसके बारे में देख चुके हैं, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू मंदिर के संबंध में हमसे 3 कथन दे रखे हैं और हमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, मंडप एक सभागृह होता है जो बड़ी संख्या में आने वाले उपासकों के लिए स्थान प्रदान करता है। तो दोस्तों पहला कथन एकदम राइट है। मंडप ही एक सभागृह है जिसमें आने वाले बड़ी संख्या में जो उपासक हैं या फिर इनके जो भक्त हैं वो वहाँ पर आकर स्थान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों पहला कथन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा है, शिखर उत्तर भारतीय मंदिरों की विशेषता है जबकि विमान दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता है। जो शिखर है वो उत्तर भारतीय मंदिरों की विशेषता है जबकि विमान दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता है। तो दोस्तों ये भी कथन एकदम राइट है। याद रखना, अगर शिखर पूछ लिया जाए तब उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता पर लगाना है आपको। अगर विमान पूछ लिया जाए तब दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता पर आपको टिक करना है। तो दोस्तों दोनों कथन हमारे सही हो गए। तीसरा है, मंदिर के मुख्य देवता का वाहन गर्भगृह के सामने रखा गया है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। तीनों कथन राइट हो गए तो ऑप्शन डी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मंदिर वास्तुकला की 2 व्यापक शैलियां प्रचलित रही हैं। उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली। मंदिरों की वेसर शैली अथवा बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के चयनात्मक सम्मिश्रण के माध्यम से स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई है। हिंदू मंदिरों की मूल संरचना निम्नलिखित संगठक शामिल हैं। पहला है इसमें गर्भगृह। यह एक गुफानुमा पवित्र कक्ष होता है जिसमें मुख्य अधिष्ठा देवता की मूर्ति की स्थापना के लिए निर्मित किया जाता है। दूसरा है मंडप। मंडप में क्या देखा है कि मंडप यह मंदिर का प्रवेश कक्ष होता है जो एक बरामदा या स्तंभ युक्त सभागृह होता है जहां बड़ी संख्या में उपासक इकट्ठा हो सकते हैं। अगला है ये शिखर या विमान। 5वीं शताब्दी ईस्वी से मंदिरों में स्वतंत्र रूप से एक पर्वतानुमा शीर्ष के निर्माण का प्रचलन बढ़ा जो उत्तर भारत में एक घुमावदार शिखर और दक्षिण भारत में पिरामिड नुमा दुर्ग जिसे विमान या विमानन कहा जाता है के आकार का होता है, इसलिए दूसरा भी कथन सही है। आगे देख लेते हैं वाहन के बारे में। वाहन की कैसी विशेषता है, वाहन के बारे में देख लेते हैं। यह एक मानक स्तंभ या ध्वज के स्थान के साथ मंदिर के मुख्य अधिष्ठा देवता का आसन या वाहन होता है। इसे गर्भगृह के सामने अक्षीय रूप में स्थापित किया जाता है, अर्थात तीसरा भी कथन सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नागर शैली के मंदिरों के संबंध में। तो दोस्तों हमने बेसर शैली, द्रविड़ शैली को भी देख लिया, अब देख लेते हैं नागर शैली के बारे में। नागर शैली के मंदिरों के संबंध में पहला कथन है, रेखा प्रसाद अधिक चौड़े और फमसाना की तुलना में ऊंचाई में छोटे होते हैं। ये वाला कथन हमारा गलत है। पहला कथन क्या है, गलत है। तो रेखा प्रसाद है वो अधिक चौड़े और फमसाना की तुलना में ऊंचाई में छोटे होते हैं। तो दोस्तों पहला कथन गलत है हमारा। जो रेखा प्रसाद है और फमसाना है इन दोनों के बारे में हम व्याख्या में अच्छे से देख लेंगे, यानी कि काफ़ी पॉइंट दे रखे, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रेखा प्रसाद क्या है और फमसाना क्या है। अगला है वल्लभी इमारतें आकार में आयताकार हैं जिनकी छतें मेहराबदार कक्ष के रूप में ऊपर की ओर बढ़ती हुई है। तो दोस्तों दूसरा कथन हमारा राइट है। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है। अब रेखा प्रसाद और फमसाना के बारे में क्या देख लेते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। शिखरों के रूपाकार के आधार पर नगरों को कई उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद या लैटिना, रेखा प्रसाद को ही लैटिना कहते हैं। एक साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें
भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे लैटिना या रेखा प्रकार का शिखर कहा जाता है। अगला है फमसाना। फमसाना प्रकार के भवन रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर मुड़ी होती हैं, बल्कि भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती हैं, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। अगला है वल्लवी। ये आयताकार भवन होते हैं जिनकी छतें मेहराबदार कक्ष के रूप में ऊपर की ओर बढ़ती हैं। कैसी होती हैं? मेहराबदार कक्ष के रूप में ऊपर की ओर बढ़ती हैं। अगला है प्रश्न हमारा, खजुराहो के लक्षण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रकूट वंश द्वारा इसका संरक्षण किया गया। जो खजुराहो मंदिर है उसका संरक्षण राष्ट्रकूट वंश द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश द्वारा इसका क्या किया गया? संरक्षण किया गया, ना कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा। तो दोस्तों पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुखी शिव एक प्रतिमा अवस्थित है। तो दोस्तों ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मंदिर का गर्भगृह है उसमें क्या है? तो उसमें विष्णु की प्रतिमा है, वो भी त्रिमुखी। किसकी प्रतिमा है? विष्णु की। विष्णु की प्रतिमा है, वो भी त्रिमुखी प्रतिमा है, ना कि चतुर्मुखी शिव। तो दोस्तों दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। याद रखना, राष्ट्रकूट वंश द्वारा इसका संरक्षण नहीं किया गया, चंदेल राजवंश द्वारा इसका संरक्षण किया गया। खजुराहो मंदिर के गर्भगृह में त्रिमुखी विष्णु की एक प्रतिमा अवस्थित है। अगला है इसमें कथन, कई श्रृंगारिक मूर्तियां प्लिंथ दीवार पर उकेरी गई हैं। यानी कि प्लिंथ दीवार हैं उन पर उकेरी गई क्या? श्रृंगारिक मूर्तियां। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा राइट है। तीसरा कथन राइट है। तो दोस्तों इसमें पूछा हुआ है सही उत्तर। सही उत्तर कौन सा है? केवल ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। अब खजुराहो के मंदिर के लक्षण के बारे में, इसकी विशेषताएं और इसके बारे में जान लेते हैं। लक्षण जान लेते हैं। विशेषता में दे रखा है, यह खजुराहो के मंदिरों का वह भाग है जिसे चंदेल राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया। मंदिरों से प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 930 से 950 ईस्वी के मध्य चंदेल वंशीय शासक यशोवर्मन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यशोवर्मन। और ये चंदेल वंश का शासक है। इसकी विशेषताएं खजुराहो मंदिर की योजना पंचायतन शैली की है। कैसी है? ये पंचायतन शैली में है। बहुत सी कमोदीपन एवं श्रृंगारिक मूर्तियां स्तंभ युक्त प्लिंथ दीवार पर उत्कीर्ण की गई हैं। कुछ कमोदीपन मूर्तियां मंदिर की मुख्य दीवार पर उत्कीर्ण की गई हैं, इसलिए कथन तीसरा सही है। अगला है, त्रिमुखी विष्णु की एक प्रतिमा गर्भगृह में अवस्थित स्थापित है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि उसमें दे रखा है शिव की प्रतिमा, वो भी चतुर्मुखी। तो दोस्तों दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लोमस ऋषि गुफा के संदर्भ में। लोमस ऋषि गुफा के संदर्भ में 3 कथन दे रखे हैं, एक एक कथन को देख लेते हैं। इसे अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय हेतु संरक्षण प्रदान किया गया। तो दोस्तों एकदम कथन राइट है। जो लोमस ऋषि की गुफा है वो बिहार में बराबर पहाड़ियों में स्थित है, क्योंकि ये बराबर पहाड़ियों का निर्माण अशोक ने करवाया था, तो इसलिए आजीवक संप्रदाय हेतु संरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट हो जाएगा। अगला यह ओडिशा के उदयगिरी गुफाओं में अवस्थित है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि लोमस ऋषि की गुफा यह बिहार में बराबर पहाड़ियों की गुफा में अवस्थित है, ना कि उदयगिरी पहाड़ियों। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है, गुफा के प्रवेश द्वार पर अर्धवृत्ताकार चैत्य तोरण है। तो दोस्तों ये वाला कथन राइट हो जाएगा। लोमस ऋषि की गुफा बिहार में बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित है, और यह इसके जो गुफा का प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार चैत्य तोरण का है। तो दोस्तों 1 और 3 कथन राइट हैं और दूसरा कथन गलत है। आंसर में पूछा हुआ है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 और 3 सही है। व्याख्या देख लेते हैं लोमस ऋषि की गुफा के बारे में। लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन स्थापत्य का एक उदाहरण है। बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों पर चट्टान को काटकर लोमस ऋषि गुफा का निर्माण किया गया।
गुफा के मुख्य अग्रभाग को प्रवेश द्वार के रूप में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब से अलंकृत किया गया है, इसलिए तीसरा कथन सही है। इस गुफा को अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षण किया गया था, इसलिए कथन एक भी हमारा सही है। तो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई व्यक्ति अंगूरी बाग, मीना मस्जिद, शीश महल और मुमज्जज बुर्ग जैसी सुंदर इमारतों का अनुभव कर सकता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है शीश महल है, ये मीना बाग है, अंगूरी बाग, ये सब कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये लाल किला में, सॉरी ये आगरे के किला में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरे के किला। आगरे के किला में अंगूरी बाग है, मीना मस्जिद है, शीश महल है और मुसम्मम बुर्ज जैसी सुंदर इमारतों का अनुभव कर सकता है। यानी कि जैसी इमारतें देख सकता है, तो कहाँ कर सकता है अनुभव? ये आगरे के किले में कर सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। आगरा किला 16वीं सदी का एक बड़ा किला है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया। किले के परिसर में निम्नलिखित भवन स्थित हैं। शीश महल, यह शीशे से सुसज्जित महल है जहां दर्पणयुक्त दीवारों से बना एक श्रृंगार कक्ष मौजूद है। अगला है अंगूरी बाग। इसे ग्रेव गार्डन भी कहा जाता है, जिसमें 85 ज्यामितीय रूप से सम्मिलित एक से उद्यान मौजूद हैं। अगला है इसमें मीना मस्जिद। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी छोटी मस्जिद है और बादशाहों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। अगला है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद यह सफ़ेद संगमरमर से बनी मस्जिद है और दरबार की महिलाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। किसका? नगीना मस्जिद का। अगला है मुसम्मम बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज है, यह एक अष्टकोणीय मीनार है जिसकी बालकनी ताजमहल की ओर खुलती है। जो मुसम्मत बुर्ज है, यह एक अष्टकोणीय मीनार है जिसकी बालकनी किसकी तरफ खुलती है? ताजमहल की तरफ खुलती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो हमने आज देख लिए। अगले प्रश्न को हम अगली क्लास से देखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।